आज हम अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। अरस्तू प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में अरस्तू का महान योगदान अविस्मरणीय रहा है। अरस्तू ने विधि विषयों पर लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। उनके साहित्य संबंधी विचारों का आधार उनके द्वारा लिखे गए 2 ग्रंथ काव्यशास्त्र पॉलिटिक्स और भाषण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। अब हम अनुकरण शब्द की व्युत्पत्ति पर अगर विचार करें तो यह यूनानी भाषा के मिमेशिश शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। जो हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन शब्द से रूपांतरित होकर आया है। अरस्तू से पूर्व प्लेटो ने अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया और यह स्थापित किया कि काव्य त्याज्य है क्योंकि ईश्वर ही सत्य है और इसकी अनुवृत्ति संसार है। अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है। अनुकरण का अनुकरण ये उन्होंने माना। दूसरे शब्दों में हम अनुकरण का देखें तो उनका कहना है कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है, जिसे हम कॉपी कहते हैं, जेरॉक्स कहते हैं, उसी को लेकर कहते हैं कि अनुकरण सदैव अधूरा होता है क्योंकि संसार अर्ध सत्य है। काव्य है वो उसका चौथाई सत्य है, यानी 3/4 तो वो झूठ है, इसलिए वो त्याज्य है, त्यागने योग्य है। तो वस्तुतः प्लेटो ने अनुकरण का प्रयोग स्थूल अर्थ में किया और इस आधार पर उन्होंने काव्य के 3 भेद किए। पहला नाट्यात्मक, दूसरा असत और तीसरा सत। तो इस तरह इन्होंने अनुकरण के 3 भेद किए। अरस्तू ने इसी अनुकरण सिद्धांत को अपनाया, किंतु इसमें अपनी कल्पना से नया रंग भर दिया और काव्य की महत्ता को उन्होंने पुनर्स्थापित किया। तो इस तरह हम देखें कि अनुकरण की परिभाषाएं क्या रही। प्लेटो की तरह अरस्तू भी स्वीकार करते हैं कि कला अनुकरण है, परंतु प्लेटो का अर्थ नकल मानते थे, जबकि अरस्तू के अनुसार प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करना है। दोनों का अंतर समझिए। प्लेटो कहते हैं कि ये नकल है, जबकि अरस्तू क्या कह रहे हैं कि प्रकृति के अधूरे कार्य को पूरा करना अनुकरण है। यहाँ हम अरस्तू पर विचार कर रहे हैं। दूसरे काव्य पर बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत कर कवि के अनुकरण कर्म को पूर्ण मान्यता अरस्तू देते हैं। अरस्तू का मानना है कि कवि प्रकृति का वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं बल्कि प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। हर दृश्य जो दृश्यमान वस्तु का आदर्श रूप होता है, जिसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण होती है। वस्तु का यह अपूर्ण रूप कलाकार के मानस को भी प्रभावित करता है और वह उस
अर्ध व्यक्त या पूर्ण रूप को आदर्श रूप में व्यक्त करने का प्रयत्न करता है। यह कार्य कलाकार ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं। वह वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करता है कि उससे वस्तु के सार्वभौमिक और आदर्श रूप का बोध हो जाए। तो अरस्तु ने अनुकरण शब्द का प्रयोग जिस अर्थ में किया है उसको प्रोफेसर बूचर के अनुसार अगर हम देखें तो उनका कहना है अरस्तु के द्वारा अनुकरण का अर्थ सादृश्य विधान के द्वारा मूल का पुनर्व्याख्यान है। इसी तरह अगर हम प्रोफेसर मरे के विचार में देखें, उन्होंने अरस्तु के अनुकरण को किस तरह व्याख्यायित किया है। उनका कहना है कि अनुकरण का अर्थ सृजना का भाव नहीं अपितु पुनर्सृजना है, पुनः सृजन करना है। अब आगे हम देखते हैं कि अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा है और इसे दार्शनिक, राजनैतिक, नीतिशास्त्र के बंधन से मुक्त करते हुए यह माना है कि कला प्रकृति की अनुकृति है। प्रकृति से उसका अभिप्राय जगत के बाह्य रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप से भी उन्होंने माना है। अरस्तु ने हूबहू नकल को अनुकरण नहीं माना है। उनके अनुसार प्रकृति के अनेक दोष और अभाव भी अनुकृति की प्रक्रिया से कला द्वारा पूरे किए जाते हैं। यानी जो कुछ प्रकृति में है, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, कलाकार उसे जिस रूप में अभिव्यक्त करता है अपनी कल्पना का पुट देकर, वो अनुभूति, वो अभिव्यक्ति ही अनुकृति है। इस तरह हम देखते हैं कि अरस्तु का यह भी मानना है कि काव्य का आस्वादन का जो रहस्य है वो भी मनुष्य की अनुकरण की प्रकृति में निहित है। अनुकृति वस्तु से प्राप्त आनंद से कम सार्वभौमिक नहीं, अनुभव इसका प्रमाण है। जिन वस्तुओं के प्रत्यक्ष दर्शन से हमें क्लेश होता है, इन्हीं के अर्थवत प्रकृति से हमें प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आनंद अनुकृतिजन्य आनंद ही है। अरस्तु के अनुसार कवि वस्तुओं को यथास्थिति रूप में वर्णित नहीं करता, बल्कि तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में भी वर्णित करता है। यानी जैसा है वैसा ही कवि या कलाकार वर्णित नहीं करेगा, बल्कि उसको तर्कपूर्ण रूप में, उसमें कल्पना तर्क को जोड़कर अभिव्यक्त करेगा। तो इस प्रकार की मानव जीवन के जो स्थायी तत्व की अभिव्यक्ति के लिए वस्तु के जो सत्य का पूर्णतः उद्घाटित न कर उसमें थोड़ा परिवर्तित भी कर सकता है, वह मानव के जो कार्य हैं वही नहीं, उसके भाव विचार को, उसके चरित्र को कल्पना के रूप में परिवर्तित कर लेता है। और काव्य में जिस मानव का चित्रण होता है वह सामान्य से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, अथवा यथार्थ भी हो सकता है
तो वस्तुतः स्तुति हम देखें तो कवि सहृदय के आनंद के लिए यह परिवर्तन करता है। सहृदय के आनंद यानी जो उसका आस्वादन कर रहे हैं, उस काव्य का, उस कला का, जो पाठक जन, दर्शक जन हैं, उनके आनंद के लिए थोड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि जो अरस्तु का अनुकरण का विषय है वो बाह्य विषय नहीं है, अपितु उसका प्रभाव अंतर जगत तक व्याप्त है। दूसरा बिंदु हम देखें कि अरस्तु के जो अनुकरण सिद्धांत का विरोध यद्यपि सहज अनुभूति सिद्धांत से भी है। क्रोचे ने जहाँ कला मूल रूप में कलाकार के मन में घटित माना है वह सहज अनुभूति है, जबकि अरस्तु के अनुसार यह कल्पनातीत है। उनका मानना है, अरस्तु का मानना है कि अनुकरण सिद्धांत की परिधि बड़ी संकुचित है। उसमें कवि की अंतस चेतना को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कि देना चाहिए था। कवि जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजरता है और उनमें गुजर कर वह चेतना का निर्माण करता है, परंतु अरस्तु ने इस बात पर बल नहीं दिया। तो अब हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की अगर सामान्य विशेषता पर विचार करें तो पहली विशेषता के रूप में आया कविता काव्य की अनुकृति है और अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। दूसरा बिंदु देखें तो अनुकरण से हमें अनुकरण के माध्यम से भय मूलक को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि आनंद की प्राप्ति होती है, यानी अनुकरण की जो प्रक्रिया है वो आनंददायक है। काव्य कला सर्वोच्च अनुकरणात्मक कला है और सभी कलाओं से उन्होंने इसे महत्वपूर्ण माना है। अरस्तु प्रकृति का अनुकरण मानकर ही चले हैं, इसलिए डॉक्टर नगेंद्र के दृष्टिकोण अभावात्मक रूप रहा है। और हम देखें तो अरस्तु ने कवि के निर्माण की क्षमताओं पर तो बल दिया है, परंतु जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नहीं। उनके सिद्धांत में एक यह भी कमी मानी जाती है कि वह आंतरिक अनुभूतियों के अनुकरण की बात तो करता है, परंतु अनुकरण में जो अंतस चेतना के महत्व को उन्होंने कम महत्व दिया है। इसी तरह से हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की बात करते हैं तो कला को उन्होंने वैयक्तिक अनुभूति न मानकर संपूर्ण समाज को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु माना है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत समग्र रूप में कुछ सीमाएं, कुछ न्यूनताएं लिए हुए है, पर महत्वपूर्ण रूप में इस सिद्धांत की जो विशिष्टता निकल के आती है वो यही है कि कवि वस्तुओं को यथास्थित रूप में वर्णित नहीं करता, अपितु उनके तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। और जो इस सिद्धांत की दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हम देखें तो उन्होंने ये माना है कि जो कलाकार है या जो कवि है वो काव्य में अनुकरण सिद्धांत के द्वारा अपनी कल्पना से नया रंग भरकर काव्य की महत्ता को पुनर्स्थापित करता है और सहृदय को
आनंद प्रदान करता है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि अनुकरण सभी जो वस्तुपरक जो चीज़ें हमारे समक्ष दिखाई देती हैं, प्रकृति के द्वारा जो भी घटित रूप है, उस रूप को कलाकार अपने आदर्श रूप में, या कहें कि सार्वभौमिक और आदर्श रूप में उसे प्रकट करता है और उस सादृश्य विधान के द्वारा वह उसकी पुनर्व्याख्यान करता है। और यही पुनर्व्याख्यान अनुकृति है, प्रकृति की अनुकृति है। और ये अनुकृति है वो अपने आप में अरस्तू ने इसे परिपूर्ण माना है।